नमस्कार। आज एक ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस पर नजर डालते हैं जो डिजिटल जमाने के लिए बने भारत के नए नवेले कानूनों को टेस्ट करता है। एक ऐसी घटना जो एक सीधा सवाल पूछती है, जब सबूत हर किसी की स्क्रीन पर हो तो अदालत में सच को साबित कैसे किया जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। सोचिए, आखिर ऐसी क्या नौबत आई होगी कि संसद के अंदर हुई किसी घटना के लिए राजद्रोह जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। चलिए आपको सीधे उस दिन पर ले चलते हैं। तारीख थी 4 फरवरी 2026 और जगह भारतीय संसद। इसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की राजनीति और कानून दोनों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं था, नहीं। ये एक ऐसा टकराव था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया और इसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। स्क्रीन पर देखिए, उस दिन की तस्वीर कुछ ऐसी थी। ऑपोजिशन के मेंबर्स ने प्रधानमंत्री की सीट को चारों तरफ से घेर लिया। मकसद साफ था, उन्हें बोलने से रोकना। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि स्पीकर को खुद दखल देना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में ना आने की सलाह दी क्योंकि उन्हें फिजिकल थ्रेट यानी शारीरिक खतरे का अंदेशा था। और सोर्सेस की माने तो ये सब अचानक नहीं हुआ। इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र कहा जा रहा है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ संसद की दीवारों के अंदर बंद नहीं रहा। ये सब पब्लिक था और इसका एक परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड भी बन चुका था। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसद की कार्यवाही लाइव टेलीकास्ट होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि करोड़ों लोगों ने ये पूरा वाकया अपनी आंखों से अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देखा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। ये एक ऐसा सबूत था जो उसी पल बना और हमेशा के लिए डिजिटल दुनिया में दर्ज हो गया। और यहीं असली सवाल उठता है। ठीक है, पूरी दुनिया ने इसे देखा, सब गवाह हैं, लेकिन एक टीवी के वीडियो फीड कोर्ट रूम में कानूनी सबूत कैसे बनती है? क्या ये इतना आसान है कि बस रिकॉर्डिंग दिखा दी और काम हो गया? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के कानूनी सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव में। एक ऐसा बदलाव जो आज के डिजिटल युग की सच्चाई को समझता है और उसे स्वीकार करता है। देखिए, पहले हमारे पास था 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून था। लेकिन अब उसकी जगह ले ली है 2023 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये सबूतों को देखने के नजरिए में एक पूरी की पूरी क्रांति है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, क्योंकि ये इस पूरे मामले का दिल है। नए कानून यानी बीएसए 2023 ने बदला क्या है? पहले प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता था कागज यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट। अब डिजिटल रिकॉर्ड, लाइव ब्रॉडकास्ट, ये सब प्राइमरी एविडेंस हैं। सर्टिफिकेशन का तरीका भी बदल गया है। अब एक ट्विन सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब एक सर्टिफिकेट ये साबित करेगा कि डिवाइस ठीक से काम कर रहा था और दूसरा ये कि डेटा असली है, उससे छेड़छाड़ नहीं हुई है। और सबसे जरूरी चीज, अब सबूत के साथ उसकी हैश वैल्यू देना कंपलसरी है। तो ये हैश वैल्यू है क्या भला? इसे एक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझिए। हर डिजिटल फाइल का एक यूनिक कोड होता है। अगर उस फाइल में एक कॉमा या एक फुल स्टॉप भी बदल दिया जाए तो यह हैश वैल्यू पूरी तरह बदल जाएगी। इससे यह पक्का हो जाता है कि अदालत में जो सबूत पेश किया गया है वो 100% ओरिजिनल है। चलिए अब इन नए कानूनी औजारों को लेते हैं और वापस संसद वाली घटना पर चलते हैं। देखते हैं कि एक जांच एजेंसी इस केस को कैसे आगे बढ़ा सकती है। देखिए, एक डिजिटल जांच का पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले सबूतों को इस तरह से कलेक्ट किया जाता है कि वो बदल न सकें। इसके लिए खास डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। फिर फॉरेंसिक टूल से उस डेटा की गहराई से जांच होती है। इसके बाद डेटा को एनालाइज करके कहानी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा जाता है और आखिर में एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे अदालत में कानूनी तौर पर माना जा सके। इस मामले में जांचकर्ता क्या-क्या देख सकते हैं? वो लाइव टेलीकास्ट को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करके देखेंगे कि कौन सा सदस्य कहां खड़ा था, क्या कर रहा था। वो कम्युनिकेशन लॉग्स और सोशल मीडिया की जांच करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि क्या इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। नेताओं ने जो मीडिया बयान दिए उन्हें भी सबूत के तौर पर ऑथेंटिकेट किया जाएगा। और हाँ, मेटा डेटा यानी डेटा के पीछे का डेटा, ये एक मूक गवाह की तरह बताता है कि कौन सी फाइल कब, कहां और कैसे बनी। सोर्सेस के मुताबिक इस घटना को सिर्फ एक संसदीय गड़बड़ी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। सुझाव ये दिए गए हैं कि इससे आतंकवाद और शहरी नक्सलवाद यानी शहरों में एक्टिव मानी जाने वाली वामपंथी उग्रवादी विचारधारा
जैसी गंभीर कैटेगरी में रखा जाए। इससे ये पता चलता है कि इसके कानूनी नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो ठीक है, भारत के पास अब एक मॉडर्न कानून है, लेकिन एक बात तो है, टेक्नोलॉजी हमेशा कानून से 2 कदम आगे दौड़ती है। भविष्य में कुछ ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं जिनका सामना इन नए कानूनों को भी करना ही पड़ेगा। सबूतों की दुनिया में 2 बहुत बड़े तकनीकी खतरे उभर रहे हैं, ऐसे खतरे जो सच और झूठ के बीच की लकीर को ही मिटा सकते हैं। पहला खतरा है डीप फेक, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए इतने असली वीडियो और ऑडियो कि उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो। और दूसरी है एआई की ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, मतलब कुछ एआई सिस्टम फैसला तो दे देते हैं पर ये नहीं बता सकते कि वो उस नतीजे पर पहुंचे कैसे। अब सोचिए, अदालत ऐसे सबूत को कैसे मान सकती है जिसके पीछे का लॉजिक ही ना पता हो। तो कुल मिलाके बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक बहुत ही जरूरी और आधुनिक कदम है। ये हमें डिजिटल सबूतों से निपटने के लिए एक मजबूत टूलकिट देता है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सच को साबित करने की ये दौड़ और भी तेज होती जाएगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एआई के इस जमाने में जब कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है, तो एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर ये कैसे तय करेंगे कि असली क्या है और नकली क्या? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सबको करना होगा।